पहाड़ों की गोद में बसा चंदनपुर एक ऐसा गांव था जहां के लोग सुबह से ही खेतों में पसीना बहाते और कड़ी मेहनत करते थे। इसी गांव में कबीर अपनी पत्नी सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। परिवार में बस वे दोनों ही थे। गांव वालों की दिन भर की थकान तब मिट जाती जब दोपहर होते ही चौक पर कबीर अपना ठेला लगाता और हवा में उबलते राजमा की जादुई महक फैल जाती। कबीर का ये ठेला कोई दुकान नहीं बल्कि एक मुफ्त भंडारा था। वो मुस्कुराते हुए बिना एक पैसा लिए सबको गर्मा गर्म राजमा चावल परोस रहा था और भीड़ मजे से उंगलियां चाट चाट कर खा रही थी। अरे कबीर भाई, सच कह रहा हूँ, ऐसा लाजवाब राजमा चावल तो शहर के बड़े होटलों में पैसे देकर भी नहीं मिलता और तुम इसे रोज मुफ्त में पेट भर के खिलाते हो। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में? बिल्कुल सही कहा। अक्सर लोग मुफ्त के खाने में कंजूसी करते हैं, पर तुम्हारे राजमा में तो मसाले एकदम नाप तौल कर डाले गए हैं। एकदम अमृत है ये। अरे भाइयों, इसमें मेरे हाथों का कोई जादू नहीं है। आप लोग दिन भर इतनी मेहनत करते हो, जब आप प्यार से खाते हो तो खाना अपने आप अच्छा बन जाता है। प्यार तो अपनी जगह है भाई, लेकिन ये स्वाद पूरे चंदनपुर में कहीं और नहीं है। लाओ, जल्दी से एक प्लेट और लगा दो। भीड़ के बीच से गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बूढ़ी अम्मा अपनी थाली लेकर आईं। कबीर ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले अम्मा को गर्मा गर्म राजमा चावल परोस दिया। जीते रहो बेटा, आज भी मसालों की खुशबू से पूरा गांव महका दिया। लेकिन एक बात बता, तू ये इतना बढ़िया खाना रोज मुफ्त में क्यों खिलाता है? अम्मा, आप सबको खिलाकर मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी और काम में कहाँ। इतनी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, कोई धंधा क्यों नहीं कर लेता? दुनिया बड़ी जालिम है बेटा, बिना मुनाफे के कोई एक दाना नहीं देता। अम्मा, जो सुकून मुझे आप सबको खाते हुए देखकर मिलता है वो किसी तिजोरी में बंद पैसों से नहीं मिल सकता। अपना नहीं तो अपनी पत्नी का ही थोड़ा सोच ले। आगे घर कैसे चलेगा तेरा? आप चिंता मत करो अम्मा, मेरा मुनाफा पैसों में नहीं, आप सबकी खुशी में है। आप बस राजमा खाओ और अपना आशीर्वाद दो। पास ही लालची सेठ धनीराम की बड़ी सी राशन की दुकान थी। अपनी सूनी दुकान को छोड़ सेठ गुस्से से कबीर के ठेले की भीड़ को घूर रहा था। देख रहे हो छगन, इस कबीर ने हमारा धंधा चौपट कर दिया है। इसके मुफ्त के खाने के चक्कर में मेरा राशन कोई नहीं पूछता। सही कह रहे हो सेठ जी, सारा गांव वहीं खड़ा है और वो कबीर भी आपके यहाँ से एक दाना नहीं खरीदता। यही बात तो मुझे खाए जा रही है। कोई रोज मुफ्त में इतना राजमा कैसे बांट सकता है? जरूर लोगों को सड़ा गला माल खिला रहा है। तो अब क्या करना है सेठ जी? इसका कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। इलाज तो मैं ऐसा करूंगा कि कबीर ठेला लगाना ही भूल जाएगा। पूरे चंदनपुर से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। शाम होते होते कबीर का सारा राजमा चावल खत्म हो गया। वो सुकून की सांस लेकर अपना ठेला समेटकर घर लौट आया। कबीर थका हारा पहुंचा तो सुमन ने तुरंत उसे पानी दिया। आ गए आप, आज तो बहुत थक गए होंगे। लाओ, पहले ये पानी पी लो। थकान कैसी सुमन, जब गांव वाले इतने प्यार से खाते हैं और दुआएं देते हैं तो सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। वो तो है, लेकिन कल के लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। मैंने लाल मिर्च और धनिया धूप में सुखा लिए थे, बस पीसना बाकी है। हाँ, मसाले तो हमेशा ताजे और अपने हाथों से पीसे हुए ही होने चाहिए। वो सेठ धनीराम सोचता है मैं उसके मिलावटी मसाले खरीदूंगा। उसे क्या पता, असली स्वाद तो तुम्हारी मेहनत में है। आप बैठो, मैं अभी सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीस कर लाती हूँ। कल का स्वाद आज से भी बेहतरीन होना चाहिए। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अगले दिन की तैयारी में जुट गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कल सुबह लालची सेठ उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचने वाला है। अगली सुबह लालची सेठ धनीराम गांव की चौपाल पर पहुंच गया। वहां बैठे गांव वालों के मन में वो कबीर के खिलाफ जहर घोलने लगा। अरे गांव वालों, तुम सब पागल हो गए हो क्या? जरा अपना दिमाग लगाओ। आज के जमाने में कोई मुफ्त में इतना बढ़िया राजमा चावल क्यों देगा? क्या कहना चाहते हो सेठ जी? साफ साफ कहो। मैं कह रहा हूं कि वो जरूर कोई सड़े गले मसाले और खराब चावल इस्तेमाल करता है। देखना,
मुफ्त के चक्कर में एक दिन पूरा चंदनपुर अस्पताल में भर्ती होगा। अरे सेठ जी, आप बेकार में जल रहे हो। कबीर भाई का खाना तो एकदम अमृत है। आज तक किसी के पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सही कहा। आप बस अपना महंगा राशन बेचने के लिए एक नेक इंसान को बदनाम कर रहे हो। गांव वालों ने सेठ की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उस पर हंसते हुए वहां से चले गए। अपनी बेइज्जती देखकर सेठ धनीराम गुस्से से तिलमिला उठा। दोपहर होते ही कबीर का ठेला फिर से सज गया। सेठ की बातों का गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ था और ठेले पर पहले की तरह ही भारी भीड़ जमा थी। कबीर भाई, आज तो भूख कुछ ज्यादा ही लगी है, जल्दी से एक फुल प्लेट लगा दो। अभी लीजिए भाई, आराम से खाइए, राजमा बहुत सारा है, कम पड़े तो और मांग लीजिएगा। उधर अपनी खाली दुकान पर बैठा सेठ धनीराम ये सब देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। ये गांव वाले ऐसे सीधे तरीके से नहीं मानेंगे। मुझे कबीर का ठेला हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए कोई बहुत बड़ी चाल चलनी ही पड़ेगी। ठेले की भीड़ के बीच बूढ़ी अम्मा भी रोज की तरह अपना खाना खाने आईं, लेकिन आज उनके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता थी। कबीर बेटा, आज सुबह चौपाल पर वो सेठ धनीराम तेरे खिलाफ जहर उगल रहा था। अम्मा, उसे जो कहना है कहने दीजिए। जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। तू बहुत भूला है बेटा। गांव वालों ने तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो सेठ बहुत गुस्से में है। तू संभल कर रहना। आप फिक्र मत करो अम्मा, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कबीर ने अम्मा की बात को हल्के में ले लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेठ का अगला कदम उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। कबीर से बदला लेने के लिए लालची सेठ धनीराम सीधा गांव के सरपंच के घर पहुंच गया। उसने सरपंच के सामने जाकर घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। सरपंच जी, गजब हो गया, हमारा चंदनपुर बर्बाद होने वाला है। क्या हुआ सेठ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। सरपंच जी, वो कबीर मुफ्त खाने के नाम पर पूरे गांव को जहर खिला रहा है। वो सरे गले मसालों और मिलावटी सामान से खाना बनाता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो एक दिन गांव के सारे बच्चे और बड़े अस्पताल में पड़े होंगे। क्या बकवास कर रहे हो सेठ? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सरपंच जी, कोई बिना फायदे के रोज इतना पैसा क्यों लुटाएगा? उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, वरना गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ये सच है तो बहुत गंभीर बात है। मैं अपने गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अभी के अभी गांव की चौपाल बुलाओ। थोड़ी ही देर में गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पूरी पंचायत बैठ गई। पूरा गांव वहां इकट्ठा था और कबीर को बीच में खड़ा किया गया था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कबीर, सेठ धनीराम का कहना है कि तुम मुफ्त के नाम पर गांव वालों को मिलावटी खाना खिला रहे हो। बताओ, इस मुफ्त के नाटक के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? सरपंच जी, ये इल्जाम बिल्कुल झूठा है। मैं अपने हाथों से और शुद्ध मसालों से खाना बनाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है। सेवा? अरे ढोंगी, लोगों की जान से खेलकर कौन सी सेवा कर रहा है तू? तू पक्का कोई काला धंधा करता है। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव वाले खुद मेरे खाने की गवाही दे सकते हैं। बस बहुत हो गया। जब तक इस बात की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, मेरी तरफ से पूरे गांव को सख्त आदेश है। आज के बाद कोई भी कबीर के ठेले से एक दाना भी नहीं खाएगा। सरपंच का फैसला सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और सेठ चालाकी से मुस्कुराने लगा। जो गांव वाले कुछ देर पहले कबीर की तारीफ कर रहे थे, अब वही उसे शक की नजरों से देख रहे थे। शाम को कबीर भारी कदमों से घर लौटा। आज हमेशा मुस्कुराने वाले कबीर का सिर उदासी से झुका हुआ था। सुमन, आज पंचायत में जो हुआ उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। भरे गांव के सामने सेठ ने मुझे बेईमान साबित कर दिया। आप घबराइए मत। सरपंच जी ने जो भी कहा हो, हम तो जानते हैं ना कि हमारा खाना एकदम शुद्ध है। जानता हूँ सुमन, लेकिन अब पूरे गांव को मेरा खाना खाने से मना कर दिया गया है। जिन्हें मैं अपना परिवार मानता था, उन्होंने भी शक किया।
अब कल ठेले पर कौन आएगा? आप कल भी ठेला लगाएंगे? जब हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो भगवान खुद कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। सुमन की बातों से कबीर को थोड़ी हिम्मत मिली। अगली दोपहर कबीर पूरी उम्मीद के साथ ठेला लगाकर खड़ा था। भगोने में ताजा राजमा तैयार था, लेकिन आज कोई ग्राहक नहीं आया। तभी 2 गांव वाले ठेले के सामने से गुजरे। अरे भाइयों, आओ, गर्मा गर्म राजमा चावल तैयार है। रहने दो कबीर, हमें नहीं खाना। सरपंच जी ने सख्त मना किया है। तुम मुफ्त के नाम पर जहर बांटते हो। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। सेठ जी सही कह रहे थे, कोई बिना फायदे के इतना खर्चा क्यों करेगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उनकी ये कड़वी बातें सुनकर कबीर का दिल टूट गया और वो बेबस होकर ठेले के पास बैठ गया। भलाई के बदले सिर्फ शक और अपमान। लगता है अब गांव वालों को सच बताने का वक्त आ गया है। शाम ढलने लगी थी और राजमा का भगोना जस का तस भरा था। मायूस कबीर ठेला समेटने ही वाला था, तभी 13 साल का विक्रम लड़खड़ाते हुए वहां आया। धूल में सना वो बच्चा कई दिनों का भूखा लग रहा था। ठेले के पास आते ही उसकी नजरें सीधा राजमा पर टिक गईं। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बैठो यहाँ। पर भैया, मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अरे छोटे भाई, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे इस ठेले पर खाने का कोई पैसा नहीं लगता। तुम आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बड़ी प्लेट लगाता हूँ। कबीर ने अपना सारा दुख भुला दिया। उसने बड़े ही प्यार से एक साफ प्लेट में गर्मा गर्म चावल और राजमा परोसा। विक्रम प्लेट देखते ही किसी भूखे शेर की तरह जल्दी जल्दी खाने लगा। भरपेट खाना खाने के बाद विक्रम के चेहरे पर थोड़ी जान लौट आई। फिर उसने बहुत ही हैरानी से कबीर की तरफ देखा। भैया, ये राजमा चावल बहुत गजब है। मैंने आज तक ऐसा घर जैसा खाना नहीं चखा। एकदम मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। खाना पसंद आया ना? पेट भर गया तुम्हारा? हाँ भैया, पेट तो भर गया, पर मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ छोटे भाई, बिल्कुल पूछो। क्या पूछना है तुम्हें? आप इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना मुफ्त में खिलाते हो, फिर भी आपका ठेला इतना खाली क्यों है? यहाँ कोई और ग्राहक क्यों नहीं दिख रहा? क्या बताऊं छोटे, कुछ झूठी अफवाहों की वजह से गांव वालों को लगता है कि मेरे खाने में मिलावट है। सरपंच जी ने सबको यहाँ आने से सख्त मना कर दिया है। विक्रम कबीर की बात सुनकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी दूर से गांव के सरपंच जी अपने कुछ आदमियों के साथ घबराए हुए ठेले की तरफ भागते आए। उनके चेहरे पर गुस्सा, डर और चिंता सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। विक्रम, तू यहाँ है? पूरा चंदनपुर छान मारा मैंने और तू यहाँ इस बेईमान के ठेले पर बैठा है। सरपंच जी की बात सुनकर कबीर पूरी तरह से चौंक गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस भूखे और लाचार बच्चे को उसने अपने हाथों से खाना खिलाया वो कोई और नहीं बल्कि उसी सरपंच जी का बेटा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस बार परीक्षा में फेल हो गया था। मुझे लगा आप मुझे बहुत मारोगे, इसलिए मैं डर के मारे घर से भाग निकला था। चल घर चल, अभी वहाँ चलकर तेरी खबर लेता हूँ। और तू कबीर, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी? तूने मेरे बेटे को यहाँ रोककर ये मिलावटी खाना क्यों खिलाया? अगर इसे कुछ हो गया तो? नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं भूख से चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। भैया ने मुझे बिना पैसे के ये खाना खिलाकर मेरी जान बचाई है। अपने बेटे की हालत सुनकर सरपंच जी का गुस्सा पिघल गया। क्या तू सुबह से भूखा था? पर बेटा, ये कबीर तो मुफ्त के नाम पर मिलावटी और खराब खाना खिलाता है। ये मिलावटी नहीं है पिताजी। बिना जाने इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। एक बार आप खुद खाकर तो देखिए। विक्रम की जिद पर सरपंच जी ने एक निवाला चखा, लेकिन स्वाद चखते ही उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये स्वाद, ये खुशबू, इसमें तो रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। ये तो बिल्कुल शुद्ध है। मैंने कहा था ना सरपंच जी, मेरे खाने में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है। मुझे माफ कर दो कबीर बेटा, पर एक बात समझ नहीं आ रही। इतना शुद्ध और लाजवाब खाना, वो भी बिल्कुल मुफ्त,
आखिर इसके पीछे का सच क्या है? सरपंच जी जवाब मांग ही रहे थे कि तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती एक चमचमाती महंगी कार ठेले के पास आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से सूट बूट पहने एक रुतबेदार नौजवान बाहर निकला। ये कोई और नहीं, कबीर का छोटा भाई रोहन था। रोहन सीधा कबीर के पास गया और उसने अपने भाई का उदास चेहरा देखा। भैया क्या हुआ? आप इतनी परेशान और उदास क्यों लग रहे हैं? बेटा, तुम कौन हो? मैं रोहन हूँ, कबीर भैया का छोटा भाई। शहर से सीधा यहीं आ रहा हूँ, पर यहाँ चल क्या रहा है? रोहन बेटा, मुझसे भारी भूल हो गई। उस लालची सेठ के बहकावे में आकर मैंने पूरे गांव को यहाँ आने से रोक दिया। इतने नेक इंसान का अपमान करने का मुझे सच में बहुत पछतावा है। क्या सरपंच जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों ने मेरे भाई को बेईमान समझ लिया। आप जानना चाहते हैं ना कि ये खाना मुफ्त क्यों है? तो सुनिए, बचपन में हमने बहुत भूख सही है। मेरी पढ़ाई के लिए भैया ने अपनी पूरी जवानी इसी ठेले पर लगा दी। आज मैं जो भी हूं सिर्फ इन्हीं की बदौलत हूं। जब मैंने इनसे आराम करने को कहा तो भैया ने मुझसे कहा, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो बस हर महीने इतने पैसे दे दिया कर जिससे मैं गांव वालों को रोज मुफ्त में राजमा चावल खिला सकूं। इस खाने का सारा खर्च मेरी कमाई से आता है और मेहनत भैया करते हैं। इसमें कोई काला धंधा नहीं है। रोहन की भावुक बातें सुनकर सरपंच जी और वहां मौजूद सभी गांव वालों के होश उड़ गए। सबको समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सच्चाई सामने आने के बाद अगले दिन सुबह सरपंच जी ने गांव की बड़ी चौपाल बुलाई। वहां कबीर, रोहन, सेठ धनीराम और पूरा गांव इकट्ठा था। सरपंच जी का चेहरा गुस्से से लाल था। गांव वालों, कल मुझे अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। कबीर भाई बेईमान नहीं बल्कि हमारे गांव का गौरव है। इसके बाद सरपंच जी ने कबीर का सारा सच गांव वालों को बता दिया। और सेठ धनीराम, तुमने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में इतने नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया और हम सबको गुमराह किया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चुप कर बेईमान, तूने सिर्फ कबीर का अपमान नहीं किया है, तूने पूरे चंदनपुर के भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद अगर तूने कबीर भाई के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं खुद तुझे इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सरपंच जी की कड़क डांट सुनकर सेठ धनीराम का सिर शर्म से झुक गया। पूरे गांव ने एक साथ तालियां बजाकर कबीर का सम्मान किया। सच्चाई सामने आने के बाद कबीर का ठेला फिर से चौपाल पर सज गया। आज वहाँ सिर्फ राजमा चावल की ही नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान की खुशबू भी महक रही थी। ठेले के सामने गांव वालों की भारी भीड़ जुटी थी। कबीर भाई, हमें माफ कर दो। अब से हम हर रोज आपके ठेले पर ही खाने आएंगे और आपका ये प्यार भरा राजमा चावल खाकर ही हमारे दिन की शुरुआत होगी। बिल्कुल सही कहा कबीर बेटा, तुमने जो हमारे गांव के लिए किया है वो कोई सगा भी नहीं करता। अब से तुम्हारा ये ठेला सिर्फ मुफ्त खाने का नहीं बल्कि हमारे गांव की एकता और भाईचारे का प्रतीक होगा। मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है सरपंच जी, और न ही मन में कोई गिला शिकवा है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप सबका ये प्यार और आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। मेरे लिए तो मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है। और इस तरह चंदनपुर में कबीर ने साबित कर दिया कि नेकी और ईमानदारी की खुशबू कभी छुप नहीं सकती। वो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है।